स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज दोस्तों क्लास 10th के विद्यार्थियों का हिंदी का बोर्ड परीक्षा, ठीक है। क्योंकि आज दोस्तों है आप सभी का 19 फरवरी और आज आप सभी का बोर्ड परीक्षा है, हिंदी का पेपर है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो हिंदी का क्वेश्चंस पेपर को सोल्व करने वाले हैं और सेम टू सेम दोस्तों इसी प्रकार का प्रश्न आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको जो एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो जितना सारा दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप सभी से खंड ए पूछा गया है, ठीक है, जो कि आपका खंड ए में प्रश्न संख्या 1 से 30 तक बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, जो कि 1 अंक का सब रहेगा, ठीक है। यानी कि 30 गो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है, उसके बाद आपका सब्जेक्टिव है। तो सबसे पहले दोस्तों आपका एमसीक्यू क्वेश्चन में अपठित बोध है, ठीक है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर, ठीक है, उससे पूछे गए प्रश्न का सही विकल्प का चयन करें। तो सबसे पहले हम लोग गद्यांश को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रश्न का उत्तर को देखेंगे, ठीक है। कहता है स्वावलंबन का अर्थ है अपना अवलंबन अर्थात आश्रय या सहारा आप बनना, ठीक है, किसी दूसरे पर बोझ बनकर ना रहना। स्वावलंबन का मतलब अपना पर सहारा बनना, ठीक है, अर्थात आश्रित ना रहकर अपने आप पर निर्भर या आश्रित रहना। संसार में परावलंबी यानी दूसरे पर आश्रित हो या निर्भर रहना एक प्रकार का पाप है। जो दूसरे पर आश्रित होता है वो पाप कहलाता है, ठीक है। उसका बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा है यह आदमी के बाहरी और भीतरी व्यक्ति को एकदम हीन और बौना बनाकर रख देता है, ठीक है। उनके इशारे पर नाचने की बाता विशेषताएं रहा करती है। उनकी अपनी इच्छा होने पर उसका कोई मूल्य महत्व नहीं रहता, ठीक है। आत्मनिर्भर व्यक्ति ही सही अर्थों में जान पाता है कि दुख पीड़ा क्या होती है और मान सम्मान किससे कहते हैं। व्यक्तिहीन जीवन वास्तव में निराही पशु और कीड़े मकोड़े से अधिक महत्व नहीं रखा जाता, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार का कुछ आपका गद्यांश था, इसके द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला दोस्तों प्रश्न पूछा स्वावलंबन का मतलब क्या है। तो हम लोग देखिए गद्यांश में सबसे पहले मैं आपको बोला है कि स्वावलंबन मतलब अपना सहारा खुद बनना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए है दूसरे पर आश्रित होना, नहीं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपना सहारा स्वयं बनना, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर में लिख लीजिएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा अपना सहारा स्वयं बनना, इस प्रकार से लिख लीजिएगा। चलिए 2 नंबर दोस्तों बोलता है परावलंबी लोग कैसे होता है, ठीक है। परावलंबी लोग कैसे होता है, तो जो दूसरे पर आश्रित होता है उसको परावलंबी लोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, दूसरों पर क्या हो जाएगा आश्रित होना परावलंबी कहलाता है, ठीक है। 3 नंबर दोस्तों पूछा परावलंबी किसके अधीन बनकर रह जाते हैं, तो जो दूसरे पर आश्रित होता है उसी पर, ठीक है, यानी कि आश्रय देने वालों के, ठीक है, अधीन बन के रह जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 4 नंबर दोस्तों बोलता है दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन समझ सकते हैं। तो दुख पीड़ा और मान सम्मान का जो महत्व है वही समझ सकता है जो आत्मनिर्भर व्यक्ति होता है। इसलिए कह रहे आज पढ़ लीजिए, इसका फायदा आपको जब रिजल्ट आएगा तब बुझाएगा कि किस प्रकार से एग्जाम का तैयारी किए थे, ठीक है। चलिए आगे से एक काव्यांश दिया गया, तो काव्यांश को पढ़ करके प्रश्न का जवाब देना। कहता निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर सही विकल्प का चयन करें, ठीक है। पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में नहीं छपी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात ना होता है औरों की जुबानी, ठीक है। अनगिनत राही रह गए उस राह से उनका पता क्या, और पड़ गए कुछ लोग इस पर छोर पैरों की निशानी, ठीक है। इस प्रकार से इसका काव्यांश था, ठीक है। तो 5 नंबर दोस्तों आपसे पूछा प्रस्तुत काव्यांश के कवि किस राह के संबंध में अपना बात बता रहे हैं, ठीक है। तो बताना चाहते हैं तो जीवन की राह में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 6 नंबर बोलता है बाटोही का शब्द का मतलब क्या होता है, बाटोही का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो बाटोही का मतलब दोस्तों होता है राही, राह नहीं होता है राही होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी लिख दीजिएगा राही, ठीक है। चलिए 7 नंबर दोस्तों बोलता है कि राही की कहानी कहाँ नहीं छपी, तो पुस्तकों में नहीं छपी जाती राही की कहानी औरों के मुंह से जबानी, ठीक है। इस प्रकार के कुछ था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, पुस्तक हो जाएगा। इस प्रकार से लिखिएगा, पुस्तक यहाँ पर लिख दीजिएगा और करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर दोस्तों कहता है राह पर कितने लोगों के पैरों की निशानी है, तो राह पर, ठीक है, अनगिनत तो था लेकिन छोरा नहीं, निशानी इसका नहीं बचा, लेकिन कुछ लोगों का निशानी था, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखें कि कुछ लोगों की निशानी कहाँ है, तो कुछ लोगों इस पर छोरे पैरों की निशानी, ठीक है। यानी 8 का जो ऑप्शन नंबर ए है इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। कुछ यहाँ पर लिख दीजिएगा, मिल जाएगा एकदम फुल में फुल नंबर, ठीक है। चलिए
आगे दोस्तों नेक्स्ट आपका व्याकरण से संबंधित प्रश्न आ चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले 9 नंबर प्रश्न है कि प्रणनात्मक क्रिया हमेशा होती है। तो जो प्रणनात्मक क्रिया है, ठीक है, ये हमेशा होता है आपका सकर्मक क्रिया को प्रणनात्मक क्रिया कहते हैं, यानी कि सकर्मक इसका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 10 नंबर कहता है किस वाक्य में द्विकर्म क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। कौन से वाक्य में द्विकर्म क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन है माँ बच्चे को पानी पिलाती है, माँ बच्चे को आम और केले खिलाती है, ठीक है। माँ बच्चे और आम खाते हैं, माँ और बच्चे आम खाते हैं, माँ बच्चों को आम खरीद कर, इस प्रकार का कुछ दिया है। लेकिन जो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माँ बच्चे को पानी पिलाती है। यहाँ पर जो द्विकर्म प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे दोस्तों 11 नंबर, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया किस वाक्य में। अकर्मक क्रिया दोस्तों यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, आपसे पूछा है। अकर्मक हम आपको बताए हैं जिसमें आपका कर्म ना मिले, ठीक है, जिसमें आपको कर्म का पता ना चले, अकर्मक क्रिया कहलाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चा सोता। सोना कोई काम नहीं है, सोना, रोना, हंसना, ठीक है, बोलना, सुनना, ये सब कोई काम नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों 12 नंबर। तो उषा पतंग उड़ाती है, ठीक है। तो इस वाक्य में क्रियापद है। तो क्रियापद हम आपको हमेशा बताएं कि लास्ट से हमेशा छाड़ दीजिएगा, उसका क्रियापद हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि उषा पतंग, पतंग ये उषा पतंग ये अलग चीज है, लेकिन जो उड़ाती है ये आपका क्रियापद है, यानी कि यहाँ से जो हो गया उड़ाती है क्रियापद। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, उड़ाती है लिख दीजिएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 13 नंबर का था उन्होंने जलेबियां बटाई, ठीक है, उन्होंने जलेबियां बांटी, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। उन्होंने जलेबियां बांटी, ठीक है। तो इसमें दोस्तों कर्म वाच्य हो जाएगा, उन्होंने जलेबियां बांटी, तो ऑप्शन नंबर बी कर्म वाच्य, ठीक है, लिख लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी कर्म वाच्य। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो 14 नंबर का था जिस वाक्य में कर्ता गौण होता है या लुप्त होता तो उसे डैश कहते हैं। तो जब कर्ता गौण या फिर लुप्त होता तो उसको अकर्तृ वाच्य कहते हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर दोस्तों कहता है आप जो अब आप कुर्सी पर बैठिए। अब आप कुर्सी पर बैठिए या किस वाच्य का उदाहरण है। देखिए अब आप कुर्सी पर बैठिए, मैंने खूब आम खाया, तो ये सब का जितना भी प्रश्न वो भाववाचक का उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 16 नंबर का था प्रतिदिन कौन सा समास है, ठीक है। प्रतिदिन कौन सा समास है, प्रतिदिन हो, यथासंभव हो, ठीक है, ये जितना भी समास है वो आपका अव्ययभाव समास का उदाहरण, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अव्ययभाव समास, ठीक है। चलिए 17 नंबर दोस्तों का था जिस समास का पहला पद संख्यात्मक विशेषण होता है उसे डैश समास कहते हैं। जिसका पहला पद ही संख्यात्मक विशेषण है, ठीक है, तो उसको दोस्तों हम लोग द्विगु समास कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विगु समास, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा द्विगु समास कहते हैं, ठीक है, इस प्रकार से लिख लीजिएगा। चलिए 17 हो गया। 18 नंबर दोस्तों कहता है कि कर का एक अर्थ टैक्स होता है तो दूसरा अर्थ इनमें से कौन होगा, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जितना सारा दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिए, और लाइक नहीं किए वो भी कर दीजिएगा जरूर, ठीक है। चलिए तो दोस्तों कर का एक अर्थ टैक्स होता है तो दूसरा अर्थ क्या होता है, तो कर का दूसरा अर्थ होता है हाथ, ठीक है, जिसको हम लोग हथेली भी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे दोस्तों 19 नंबर कहता है बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं, ठीक है। बच्चा कैसा चल रहा है सर जी, धीरे धीरे चल रहा है। तो यहाँ पर जो धीरे धीरे में रेखांकित जो पद है, ठीक है, तो इसमें कौन सा अव्यय है। देखिए धीरे धीरे जो क्रिया विशेषण है, क्या क्रिया विशेषण, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्रिया विशेषण इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 20 नंबर दोस्तों कहता है डैश चुप हो जाओ, डैश ए तुम चुप हो जाओ, ठीक है, वह चुप हो जाओ, तुम चुप हो जाओ, अब चुप हो जाओ, कल चुप हो जाओ, क्या भरिएगा 20 में, वह अब चुप हो जाओ, ठीक है, अब चुप हो जाओ, तो बहुत बोल लिया, ठीक है, यानी अब यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 21 नंबर का था जो परिश्रम करेगा वह अवश्य सफल होगा, तो इसमें कौन सा वाक्य का उदाहरण है। देखिए दो वाक्य है, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, यहाँ पर वह जो शब्द आ रही है दो वाक्य को जोड़ने का काम करा, प्लस का काम करा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा मिश्र वाक्य इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 21। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक आपका पठित गद्यांश दिया गया है।
तो यहाँ पर क्या करना है, गद्यांश को पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसका प्रश्न का जवाब देना है। कहता बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका इकलौता बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह कुछ सुस्त और बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। ठीक है, तो यहाँ पर 222 में पूछा है, जिस दिन बाल गोविंद भगत का बेटा मरा तो उस दिन उनकी संगीत साधना का कैसा उत्कर्ष देखा गया। ठीक है, तो साफ साफ पता चलता है कि चरण का आपका क्या बोलता है, चरण उत्कर्ष देखा गया। ठीक है, चरम यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चरम उत्कर्ष देखा गया। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चरम। ठीक है, चलिए आगे तो हम नेक्स्ट बात है 23 नंबर, बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था। तो जो बाल गोविंद भगत है, ठीक है, इनका जो बेटा था वो सुस्त और बोधा सा था। ठीक है, सुस्त और बोधा, और बोधा का मतलब होता है कम बुद्धि वाला। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए ठीक है, आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा फिर से गद्यांश दिया, कहता है मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा। ठीक है, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। ठीक है, नम आंखों से गिनी स्याही फैलना है, इस तरह वह हमारे बीच में चले गए। ठीक है, चला गया। ठीक है, हमारे बीच से चला गया, जो हमसे सबसे अधिक छायादार फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक से लहराता खड़ा था। ठीक है, इस प्रकार से दिया गया है मानवीय करुणा की दिव्य चमक से। ठीक है, तो 24 नंबर से क्वेश्चन पूछा है कि नम आंखों को गिनना, ठीक है, स्याही फैलना, इस कथन का मतलब क्या है। तो इसका मतलब क्या होता है, रोने वालों की संख्या का अनुमान नहीं हो पाना। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 26 नंबर 25 नंबर, ठीक है, 24 हो गया, 25 नंबर तो कहता है लेखक ने किसको सबसे अलग सबसे ऊंचा सबका अपना कहा है। ठीक है, तो लेखक ने किसको सबसे अलग सबसे ऊंचा और सबका अपना कहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा फादर कामिल बुल्के को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 5 और तो सबका ऑब्जेक्टिव का प्रश्न है। तो पठित काव्यांश एक दिया गया, कहता है बादल गरजो घेर घेर गगन धराधर ओ ललित ललित, ठीक है, काले घुंघराले बाल कल्पना से के पाले। ठीक है, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, व्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो, इस प्रकार से दिया गया है। तो यहाँ पर चलिए इसका उत्तर को हम लोग देखते हैं। प्रश्न उत्तर क्या पूछा है कि आपकी दृष्टि से बादल किसका प्रतीक हो सकता है। ठीक है, तो मेरा दृष्टि से जो बादल है ये आपका किसका प्रतीक हो सकता है, पौरुष और क्रांति का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे 227 नंबर कहता है विद्युत छवि में और का क्या मतलब बनता है। ठीक है, तो विद्युत छवि में और का मतलब क्या होता है, तो और का मतलब होता है बादल के हृदय में बिजली छिपा होना। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों आपसे 28 नंबर पूछा फसल किसका जादू है। ठीक है, तो फसल दोस्तों नदियों के पानी का जादू है। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं 29 नंबर, फसल किसका गुण धर्म है। ठीक है, तो फसल किसका गुण धर्म है, तो ये मिट्टी का गुण धर्म है, फूली काली सांदली मिट्टी का गुण धर्म है। ठीक है, 30 नंबर दोस्तों अंतिम प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव का सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सब्जेक्टिव का वीडियो अगर चाहते हो तो आपको इंडिया स्क्रीन पर वीडियो होगा वहां से भी देख सकते हैं, नहीं तो आप जो वेबसाइट जो मेरा है उस पर चल जाइए झारखबर 24। ठीक है, वहां से भी आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वहां भी जा सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ भी से देख सकते हैं। 30 नंबर जो अंतिम प्रश्न ऑब्जेक्टिव का, दांतोरित शब्द का अर्थ है, तो दांतोरित मतलब होता है बच्चे के नए नए दांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों आज जो एग्जाम होगा उसके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, और सब्जेक्टिव का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, सभी को देख लीजिए। बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। ठीक है।